ओके, मीनवाइल देखिए मार्केट में किस लेवल की गिरावट आ रही है। वापस एक बार बैंक निफ्टी अब 650 पॉइंट नीचे हो गया है। जो बैंक निफ्टी अभी अभी ग्रीन में आया था वो वापस 650-700 पॉइंट नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा इस समय। और निफ्टी भी डे लो पर तो नहीं, लेकिन फिर भी वापस 200 पॉइंट नीचे। हर्षा उपाध्याय हमारे साथ हैं, कोटक एएमसी के सीईओ इक्विटी। हर्षा जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये फाइनली वो एक जो लॉन्ग अवेटेड या अवेटेड कुछ लोगों के लिए, ड्रेडेड कुछ लोगों के लिए, उस करेक्शन की शुरुआत है, या फिर इस बार भी आपको लगता है वही मामला होगा, 5-6% गिरेंगे और फिर मार्केट वापस बैक टू हाइज? क्या इस बार थोड़ा अलग लग रहा है? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट मूव्स प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम लोग एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह पिछले कुछ महीनों से यही बात कर रहे थे कि वैल्यूएशंस महंगे हुए हैं, स्पेशली ब्रॉडर एंड में। सो उसके वजह से कोई भी फंडामेंटल फैक्टर हो ना हो, मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकती है। वही देखने को मिल रहा है। जो जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन दिया जा रहा है, या चाइनीज मार्केट अच्छा करने का जो रीजन दिया जा रहा है, ये जरूर कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन मार्केट में जितना भी वोलेटिलिटी दिखाई दे रहा है, सब कुछ यही दो कारण के लिए हो रहा है, ये तो बोलना मुश्किल है। क्लियरली अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी जो है वो एक तरफ से एक क्वेश्चन मार्क बन चुका था जून क्वार्टर के अर्निंग के बाद। और हमारा मानना है कि सितंबर क्वार्टर में भी ऐसा कुछ खास इंप्रूवमेंट नजर नहीं आएगा। हमें देखना पड़ेगा कि दिसंबर क्वार्टर में फेस्टिव सीजन के जरिए वॉल्यूम ग्रोथ अगर पिकअप होता है और मार्जिन्स इंप्रूव होते हैं, तो फिर शायद एक तरफ से मार्केट्स में फिर एक फंडामेंटल सपोर्ट मिलेगा। नहीं आएगा तो फिर इस वैल्यूएशंस पे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लगता है कि ये जो करेक्शन फेस आया है, ये सिर्फ एक कारण ढूंढ रहा था और आना तो था ही। ओके, सबसे ज़्यादा जो बात हुई है मार्केट में पिछले कुछ महीनों में, वो हैं लार्ज प्राइवेट बैंक्स और ख़ास तौर से एचडीएफसी बैंक का। आई नो आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं कमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपके हिसाब से क्या हो रहा है? क्योंकि स्टॉक्स जो हैं वो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बीच में एक फेज़ आया था जिसमें थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस दिखी है हमको, लेकिन अदरवाइज काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस है लार्ज प्राइवेट बैंक्स में। और यहाँ क्या ये डर भी लग रहा है कि जो एफआई की सेलिंग है वो ज़्यादातर अब इन स्टॉक्स में ही हो रही है? ये तो बोलना मुश्किल है, लेकिन अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हैं, अगर 2019 के वैल्यूएशंस और आज के वैल्यूएशन देखते हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स, बल्कि हर एक सेक्टर बोल सकते हैं, हर एक सेक्टर शायद महंगे वैल्यूएशंस पे है। एक ही सेक्टर जहां पे वैल्यूएशंस 2019 के नीचे वैल्यूएशंस में है, वो है बैंकिंग सेक्टर। तो उस हिसाब से एक वैल्यूएशन का कंफर्ट है। जरूर यहाँ पे शॉर्ट टर्म हेडविंड्स है, बिजनेस मोमेंटम एक तरफ से थोड़ा रुकावट चल रहा है वहां पे। लेकिन अगर किसी को वैल्यूएशन का सेफ्टी चाहिए और कोई पेशेंट इन्वेस्टर है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से, या यहाँ से एक तरफ से स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे कोई एसआईपी के जरिए, तो एक अच्छा इन्वेस्टर एक्सपीरियंस बन सकता है यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। अच्छा हर्षा जी, अब हम सब आपसे रोज़ बरोज़ निवेश के विकल्प पूछते हैं। आपका एक एनएफओ है, कोटक एमएनसी फंड। थोड़ा इसके बारे में बताइए, और क्या आपको एमएनसीज में इस वक्त वैल्यू नज़र आ रही है? क्यों एग्जैक्टली, मतलब इस एनएफओ का कारण क्या है? क्या पोटेंशियल है इस स्पेस में अभी? देखिए वीरेंद्र जी, एमएनसीज जो कंपनीज हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनीज हैं और काफी सारे ज्योग्राफीज में काम करते हैं, काफी सारे मार्केट साइकिल्स को देख चुके हैं, और एक तरफ से एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस बोल सकते हैं। और इनका जो ब्रांड इक्विटी है सबसे जबरदस्त होता है, टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी बहुत शानदार होता है। और अगर इनके बैलेंस शीट देखेंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज कम होता है, और ये प्रोफाइल जनरली इनका बेहतर रहता है बाकी कंपनीज को तुलना करते हैं तो। और यही सब कंपनीज है जहां पे इक्विटी डाइल्यूशन भी इतने फ्रीक्वेंसी में नहीं होता है। आपको शायद याद भी नहीं होगा कि कब लास्ट टाइम कुछ एमएनसी कंपनी जैसे मैं अगर उदाहरण के रूप में बोलूंगा, कोलगेट या हिंदुस्तान लीवर इक्विटी डाइल्यूशन किए। तो क्लियरली ये सब पॉजिटिव्स यहाँ पे नजर आता है। और इस मार्केट में जहाँ पे हमने वैल्यूएशंस को महंगे होते हुए देखा है, ये एक सेगमेंट है जहाँ पे अगर आप वैल्यूएशंस को देखेंगे तो वो इतना 5 साल में कुछ ज्यादा इंक्रीज भी नहीं हुआ है। और कभी भी मार्केट करेक्शंस में जाता है या वोलेटिलिटी बढ़ता है, ये एक सेगमेंट है, अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो यहाँ पे वोलेटिलिटी कम रहता है।
और अगर आप लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखते हैं एमएनसी इंडेक्स का, वो करीब करीब 3% बेहतर किया है निफ्टी से, अगर आप तो पिछले 15 साल को देखेंगे। तो हमें लगता है कि इस समय जहाँ पे मार्केट वैल्यूएशंस बाय एंड लार्ज महंगे हो चुके हैं, तो ये एक सेगमेंट है जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगा और एक तरफ से अच्छे अच्छे बिजनेस में निवेश करने का मौका मिलेगा। तो हमें लगता है कि अगर कोई इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी को ऐड करना चाहते हैं तो ये जरूर एक अच्छा थीम है। और ये ऐसा भी नहीं है कि एक दो सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है इसलिए एक तरफ से पोर्टफोलियो मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलता है, ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप हमारा एमएनसी डेफिनेशन देखेंगे वो करीब 14-15 डिफरेंट सेक्टर्स में आप निवेश कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एक सबसेट हो गया आपका डाइवर्सिफाइड फंड का, और एक थोड़ा बहुत लार्ज कैप टिल्ट भी रहेगा, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये सब बिजनेसेस बड़े बिजनेसेस हैं। तो उस हिसाब से इस मार्केट के माहौल में एक अच्छा स्टेबिलिटी वाला एक निवेश का ऑप्शन है, हमें लगता है। ओके अच्छा हर्षा जी, अभी इस मौजूदा अगर आप देखें पेन में, जब हर इंडेक्स हर सेक्टर कोलैप्स हो रहा है, आईटी स्ट्रांग है, स्टेबल है, और ये वही स्पेस है जो आने वाली अर्निंग सीजन का अब श्री गणेश करने वाला है। आईटी के इस आउट परफॉर्मेंस का कारण क्या है? हालांकि ये स्ट्रेंथ अब की बार लार्ज कैप आईटी में भी परसिस्ट कर रही है। क्या आईटी आपको एक अच्छा हायरिंग स्पेस दे रहा है? क्या आईटी पर आपका व्यू इस प्राइस पर? पिछले कुछ महीनों में हम आईटी स्पेस में एक्चुअली अपना एक्सपोजर बढ़ाए हैं। हमें लगता है कि शायद जो वर्स्ट था बिजनेस मोमेंटम के हिसाब से वो शायद पास में था, और यहाँ से थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई देना चाहिए। और मीडियम टर्म में भी एक बड़ा सा एक पॉजिटिव है, एआई क्षेत्र में इतना जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन विनर रहेगा, लेकिन ये जरूर हम बोल सकते हैं कि एआई एज अ टेक्नोलॉजी विल सर्वाइव। तो अगर उस हिसाब से देखते हैं तो क्लाउड माइग्रेशन होना जरूरी रहेगा एआई अडॉप्शन के पहले। और क्लाउड माइग्रेशन के लिए काफी सारे इंडियन आईटी सर्विसेज कंपनी बहुत अच्छा काम करते हैं। तो हमें लगता है कि एक मीडियम टर्म ग्रोथ ड्राइवर भी है, और शॉर्ट टर्म में शायद एक तरफ से साइक्लिकल जो हेडविंड्स थे वो भी कम होते नजर आ रहे हैं। और इस मार्केट में जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत महंगे हैं कुछ काफी सारे बाकी के सेक्टर्स में, यहाँ पे थोड़ा बहुत वैल्यूएशन कंफर्ट भी है बोल सकते हैं, एटलीस्ट लार्ज कैप आईटी में। तो इसी कारण से जो भी डिफेंसिव टिल्ट अपने पोर्टफोलियो में ला रहे हैं या देख रहे हैं, तो उनके लिए एक जरूर आईटी क्षेत्र रहेगा। तो हमारे हिसाब से यहाँ पे एक स्टेबल और रिलेटिवली सेफ सेक्टर नजर आ रहा है। ये मार्केट इस समय मजाक बना रहा है हम एंकर लोगों का भी वीरू, क्योंकि 15 भी क्यों बोलो, 7 मिनट पहले हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी में एक शार्प रिकवरी की, और बैंक निफ्टी ग्रीन में आया कि क्या आज ग्रीन में क्लोजिंग हो सकती है क्या, और हम वापस गिर गए बैंक निफ्टी पे 1000 पॉइंट। और देखिए किस तरीके से बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ है। और एक बार आप ज़रा रख दीजिए क्रूड का चार्ट, और क्रूड अब 79.66 पर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, पता नहीं मुझे इंट्राडे हमारे पास है या नहीं क्रूड का, मैं खैर चेक कर रहा था, कोई नहीं, स्टैटिक दिखा देते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्रूड में बड़ा मूव आ रहा है। इस मूव का एकदम ऑलमोस्ट पैरेलल मूव आया बैंक निफ्टी पर। जिस तरीके से क्रूड भागा, ओवरनाइट ट्रेड के लिए सबसे बड़ा रिस्क शायद यही है, जिस तरीके से मार्केट में मूव आ रहे हैं। हर्षा जी, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स, क्या क्रूड अगर 85-90 क्रॉस किया तो क्या एक बार रीलुक करना पड़ेगा, ना सिर्फ मैक्रो पिक्चर पर बल्कि माइक्रो पिक्चर पर भी इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो? देखिए जरूर 85 का जो लेवल है वो अपने बजट में और आरबीआई के जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में बना हुआ है, एक तरफ से अजम्पशन लिया है साल का एवरेज, तो वहां तक तो मेरे हिसाब से कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर वो 90 या $100 के आसपास जाता है और सस्टेन होता है, तो जरूर एक तरफ से इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव रहेगा, बड़ा सा नेगेटिव रहेगा, और कॉर्पोरेट मार्जिन्स पे भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि हम एक तरफ से पीक मार्जिन्स पे पहुंच गए हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन्स। अगर यहाँ से क्रूड के जरिए मार्जिन्स पे प्रेशर आता है, इधर रॉ मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से या फ्यूल या एनर्जी कॉस्ट के हिसाब से, तो भी अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे एक तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जरूर हमें इस पे एक नजर रखनी चाहिए।
पिछले 1-1.5 वर्ष से जब भी जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, क्रूड पे इतना कुछ खास पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई नहीं दिया था, लेकिन इस बार करीब करीब $10 ऊपर आ चुके हैं। अगर यहाँ से और ऊपर जाता है और सस्टेन होता है तो जरूर वो एक रेड फ्लैग रहेगा। तो एक नजर क्रूड पे जरूर रखनी चाहिए। चलिए हर्षा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सभी टॉपिक्स पर। अच्छा, एक बार ज़रा आप क्रूड का वो जो चार्ट वापस चल रहा था, एक बार वो देखिए इंट्राडे में। और इसी ये जो चार्ट जो बात कर रहा था कि जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों में ये मूव आया, एकदम से सुबह से 77.5 77.6 पे हम चल रहे थे, लेकिन ये जो मूव आया मेरे ख्याल से इसने काफ़ी हद तक एक मूव डाला, क्योंकि ये प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा है कि कुछ एस्केलेशन शायद आएगा आज इजराइल की तरफ से और मिडिल ईस्ट में। और अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ दो कंट्रीज़ के बीच में नहीं रह गई है, इसमें ऑलमोस्ट पूरा मिडिल ईस्ट अब इन्वॉल्व हो चुका है और उस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्रूड के लिए। अच्छा, एक बार यूएस की बॉन्ड यील्ड्स भी जब भी फायर हो, एक बार वो फायर करिएगा, वहाँ पर भी आपको एक इंटरेस्टिंग मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि डाउ फ्यूचर करीब करीब 200 पॉइंट नीचे हैं इस समय। और ब्रेंट्स, ये देखिए ये चार्ट, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इस कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन जो है ना वीरू, यूएस बॉन्ड यील्ड 10 साल वाली 4 को टॉप कर रही है और ब्रेंट 80 पर आ रहा है। ये क्लासिकल एमर्जिंग मार्केट नेगेटिव होता है, क्लासिकल इंडिया नेगेटिव होता है। ये एक रिस्क ऑफ की एक जो बड़ी परिभाषा होती है ना, वो इन दोनों क्रॉस कॉम्बिनेशन से आपको मिल जाती है। तो यूएस बॉन्ड यील्ड का 4 क्रॉस करना और ब्रेंट का 79 ऑलमोस्ट 80 पर आना, ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा मार्केट को परेशान कर रहा है। आई थिंक ये एक कारण है कि वो जो रिकवरी थी ना वो टिकी नहीं, मतलब वरना वो रिकवरी कहीं ना कहीं से तो रिकवरी आई थी, या तो शॉर्ट्स ने कवर किया होगा या कुछ, लेकिन क्यों वापस शॉर्ट्स को कॉन्फिडेंस आया इस मार्केट में रिकवरी पे शॉर्ट करने का। और अब ये क्लोज बैंक निफ्टी की बहुत ख़राब है, अब ये क्लोज बैंक निफ्टी की बहुत ख़राब है। और मेरे ख्याल से पिछले आधा घंटा भी नहीं, पिछले 12 मिनटों ने गेम पूरा वापस पलट दिया है, जो एक समय पे लग रहा था कि मार्केट रिकवर कर रहा है। वीरू, और अनुज, अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो 5 जून के बाद पहली बार इतने बड़े फ्रैक्शन से बिलो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी जिस दिन चुनाव के नतीजे थे उससे पहले ऐसा हुआ था 12 फरवरी को और उससे पहले हुआ था 23 जनवरी को। यानी कैलेंडर वर्ष 2024 में ये 1 2 3 4th टाइम अनुज जब हम 100 डे मार्क नीचे हैं। अब जिस प्रकार की सेलिंग है, जिस प्रकार से कल चाइनीज मार्केट अपना ट्रेड रिज्यूम करेंगे, ऐसे में अनुज क्या ये 49,300 जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड क्रूड एट 79 डेडली कॉम्बिनेशन, चांसेस बन जाएंगे उसके, लगता है? फिर देखिए बिल्कुल रिस्क तो है मार्केट में इस समय ओपन। और एक चीज़ मैं बताऊं आपको, ये शायद अब तक इस जो हमने मार्केट्स देखी हैं उसमें पहली ऐसी करेक्शन है जिसने लोगों को थोड़ा डराया है। वो जो इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद वाली करेक्शन थी उसको मैं करेक्शन नहीं मानता, क्योंकि वो एक ही दिन का अफेयर था। तो इसके लिए वो मार्केट में करेक्शन आया, मार्केट चल गया। बजट वाले दिन भी जब हुआ मार्केट में करेक्शन आया, उसी दिन वो करेक्शन खत्म हुई और मार्केट आगे बढ़ गया। अब ये वाले जो मूव आ रहे हैं ये सस्टेनेबल बेसिस पर आ रहे हैं लगातार। आप देखिए पिछले आई थिंक 6वां दिन होगा जब हम ना सिर्फ गिरे हैं मार्केट में, इंट्राडे में गिरे हैं, गैप अप के बाद गिरे हैं और डे लो पर जाकर बंद हो रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये मार्केट का, ये एकदम बुल मार्केट का उल्टा है। बुल मार्केट में क्या होता था, आप कहीं भी ले लें, कभी भी ले लें, पैसा बनता था। ये वो मार्केट है जिसमें पिछले 6 दिन में 7 दिन में आपने चाहे गिरावट पे बेचा, चाहे रैली पे बेचा, चाहे फ्लैट मार्केट में बेचा, आपने पैसा बनाया। और जो आपने बात कही ना बैंक निफ्टी की, अगर बैंक निफ्टी की ये क्लोज वाकई में यहाँ आ गई तो जून के बाद जैसे वाकई में पहली बार हुआ कि आप 100 डे के इतने नीचे क्लोज होंगे, तो ऑब्वियसली वो 200 डे मूविंग एवरेज की पॉसिबिलिटी को ओपन करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और क्या वीकनेस आई है HDFC बैंक में, मतलब डबल टॉप का इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता जो पिछले आई थिंक 3.5 महीने में HDFC बैंक ने दिखाया। 1794 का हाई लगाया था जब वो MSCI वाला फैक्टर आया था, 1788 रुपये का इसने हाई लगाया अभी, और वहाँ से गिरना शुरू हुआ ये। बिरू बिल्कुल। और मैं हालांकि देखिए ये नया हफ्ता शुरू हो रहा है जस्ट 1 डे, बट
इतने बड़े फ्रैक्शन से निफ्टी बैंक कभी भी अपने 20 वेमा की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा होती है, कभी नहीं गया। अनुज, गंभीर क्लोज, बहुत ही गंभीर क्लोज, और मेरे ख्याल से सारे कॉम्बिनेशंस, चाहे वो क्रूड हो, चाहे वो यूएस मार्केट डाउ जोन्स फ्यूचर्स या फिर चाइनीज़ मार्केट का ट्रेड रिज्यूम करना, सब कुछ हमारे अगेंस्ट में है। चाइनीज़ ये इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, ऐसे में कल के लिए व्यू क्या रहेगा? वीरू देखिए, कल के लिए व्यू मेरे पास कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं आपको बताने के लिए। सिर्फ एक चीज़ कहूँगा मैं कि कोई भी पोजीशन कैरी करने की टेम्पटेशन से बचें। ये मार्केट वो उस तरीके की मार्केट नहीं है जहाँ पर आप कोई भी ब्रेव हार्ट पोजीशन लेके जाना चाहते हैं। ये मार्केट है ही नहीं उस तरीके का। इस मार्केट में ओवरनाइट रिस्क काफ़ी है। मतलब कल सुबह इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि निफ्टी में 200 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन दोनों मिल जाए, डिपेंडिंग ऑन आज रात को क्या होता है, ब्रेंट क्रूड किस तरीके से। अब ये ब्रेंट क्रूड अभी 80 पर है, ओवरनाइट अगर 77 पर आ गया तो गैप अप हो जाएगा, 83 तक चला गया तो गैप डाउन हो जाएगा। तो एक गैम्बल है इस मार्केट में। या तो आप दो चीज़ें करें, या तो आप इन्वेस्टर बन जाएं, हार्डकोर इन्वेस्टर, या फिर इस मार्केट में आप एक स्ट्रिक्ट डे ट्रेडर बन जाएं आप। और स्ट्रिक्ट डे ट्रेडर में भी जो मार्केट आपको ज़्यादा रिवॉर्ड करके दे रहा है